हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ ग्रामर, जिनकी उम्मीद रहती है कि आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और फ्रीक्वेंसी अगर हम उन क्वेश्चंस की देखते हैं या उन कॉन्सेप्ट्स की देखते हैं तो उन कॉन्सेप्ट्स की फ्रीक्वेंसी भी हमें काफी ज्यादा एग्जाम्स में देखने को मिलती है, पंजाब के जितने भी आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हो रहे हैं। ठीक है, तो आज मैं आपसे कुछ मिसलेनियस कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा और अलग अलग जो आपके टॉपिक्स हैं, जैसे नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब, एडवर्ब, यहां से कौन से पोर्शन से हमें ज्यादा क्वेश्चन पंजाब के एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं और कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं जो बार बार रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, तो वोकेबलरी को छोड़कर जो ग्रामर का पोर्शन है उससे आज मैं डील करने वाला हूं आप लोगों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं अपने सेशन को। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन आप एक बार देख लेंगे क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन इज आई शैल श्योरली attend I shall surely attend the marriage of you, marriage of you। ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको क्या देखना है कि ये जो लिखा गया है shall surely attend the marriage of you, इसमें आपको गलती पहचानने की, गलती क्या है। ठीक है, तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो काफी स्टूडेंट्स जो हैं वो इसमें गलती जो निकालते हैं वो ये निकालते हैं कि सर मैरिज ऑफ यू नहीं होना चाहिए, योर मैरिज होना चाहिए, है ना। और आप में से भी काफी स्टूडेंट को ऐसा लग रहा होगा कि मैरिज ऑफ यू नहीं, योर मैरिज होना चाहिए। क्लियर? लेकिन मैरिज ऑफ यू या योर मैरिज बोथ आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर। मतलब कुछ भी लिख दो आप, योर मैरिज लिख दो या मैरिज ऑफ यू लिख दो, दोनों के जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, मतलब पोजेशन के लिए हम ऑफ का भी यूज कर लेते हैं और हम पोजेसिव डिटर्मिनर्स का भी यूज कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन गलती यहाँ पर ये नहीं है। गलती क्या है कि यहाँ पर जो मैरिज वर्ड लिखा हो, ये मैरिज वर्ड नहीं आना चाहिए था। क्या हमें लिखना है यहाँ पर? वेडिंग ऑफ यू। क्या लिखना है हमें? वेडिंग ऑफ यू। क्लियर? तो ये इसका राइट आंसर होना चाहिए था। क्यों इसका ये आंसर बन रहा है? क्योंकि हमें डिफरेंस समझना है यहाँ पर कि मैरिज और वेडिंग वर्ड में डिफरेंस क्या है। जब हमें डिफरेंस समझ में आ जाएगा तो हमें बिल्कुल ये क्लैरिटी में आ जाएगी चीज कि क्यों यहाँ पर वेडिंग यूज किया गया मैरिज की जगह पे। तो चलिए समझते हैं इस बात को। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं एक शब्द की, हाँ एक क्वेश्चन आपसे पूछूं कि क्या आपने कभी किसी की मैरिज अटेंड की है, तो आप कहोगे हाँ जी बिल्कुल की है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन आप मुझसे पूछो तो मैं कहूंगा मैंने मैरिज नहीं किसी की अटेंड की। क्यों? क्योंकि मैरिज कभी कोई किसी की अटेंड कर ही नहीं सकता, कोई भी किसी की मैरिज अटेंड कर ही नहीं सकता। इसका बेसिक डिफरेंस आप लोग समझ लेंगे कि जो मैरिज वर्ड है, मैरिज जो है ये क्या है? ये नेम ऑफ रिलेशन है। जो मैरिज वर्ड है ये क्या है? नेम ऑफ रिलेशन है। और जो वेडिंग है ये है सेरेमनी। ठीक है, मतलब जो भी आपके रिचुअल्स प्ले किए जाते हैं जिसमें आपके जैसे लेडी संगीत है ना, हल्दी सेरेमनी है, उसके बाद बारात है, उसके बाद फिर जो भी फेरे हैं, ये सारे क्या है? आपकी एक रिचुअल्स है, ये सारे जो प्ले किए जाते हैं। इस पूरे पीरियड को कहा जाता है वेडिंग। ठीक है, इसको कहा जाता है वेडिंग। क्योंकि अगर आपने नोटिस किया हो तो आपके घर पर मैरिज कार्ड नहीं आता, कौन सा कार्ड आता है? वेडिंग कार्ड आता है। क्लियर? तो वेडिंग जो है वो क्या होता है? हम जो भी अटेंड करते हैं ना जाकर, दैट इज वेडिंग। और मैरिज जो है वो एक रिलेशन जो एस्टेब्लिश किया जाता है, उस रिलेशन का नाम होता है मैरिज। क्लियर? इसीलिए हमें शादी के बाद वेडिंग कार्ड नहीं मैरिज कार्ड मिलता है, वो सॉरी वेडिंग सर्टिफिकेट नहीं मैरिज सर्टिफिकेट मिलता है। क्योंकि मैरिज सर्टिफिकेट क्या करता है? उसको सर्टिफाई करता है उस रिलेशन को, है ना, कि ये दो लड़का लड़की है, इनकी जो मैरिज हुई है, मैरिज का मतलब क्या है? इनका रिलेशन एस्टेब्लिश हुआ, तो उसको सर्टिफाई किया जाता है विद मैरिज सर्टिफिकेट। क्लियर? तो इस बात को आप ध्यान से समझेंगे कि वेडिंग जो है, ठीक है, वो क्या है? एक सेरेमनी है। और जो मैरिज है वो क्या है? एक नेम ऑफ रिलेशन है। क्लियर? तो यहां से इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। तो कई बार इस क्वेश्चन को पूछ लेता है तो ज्यादातर स्टूडेंट इस क्वेश्चन को नहीं समझ पाते। तो आप इस चीज को समझ लें कि मैरिज इज अ नेम ऑफ रिलेशन एंड वेडिंग जो है वो क्या है? वो एक सेरेमनी है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। मैंने कहा ऑल हिज ऑल हिज फैमिली मेंबर्स ऑल हिज फैमिली मेंबर्स आर कमिंग by train. All his family members are
कमिंग बाय ट्रेन। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्लियर? अब इस क्वेश्चन में जो गलती है वो क्या गलती है एक बार आप लोग देख लेंगे, फिर मैं आपको बताता हूं कि इसमें क्या गलती है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन ध्यान से देख ले। ऑल हिज फैमिली मेंबर्स आर कमिंग बाय ट्रेन। क्लियर? अब यहां पर बहुत से स्टूडेंट ये समझ रहे होंगे कि बाय द ट्रेन होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, वो होना चाहिए था। तो यहां से मैं आपको समझा देता हूं कि बाय जो है, ठीक है, इसके बाद जब भी क्या लिखा हो, कोई मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट लिखा हो, कोई मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट लिखा हो, ठीक है, तो फिर इससे पहले कोई डिटर्मिनर ना लगाया करो। बाय के बाद जब भी क्या लिखा हो, कोई मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट लिखा हो, आने जाने का कोई साधन लिखा हो, ठीक है, तो फिर कोई डिटर्मिनर ना लगाया करो। अब गलती क्या है, यहां पर गलती यह है कि ऑल हिज फैमिली मेंबर्स नहीं होगा, हमें यहां पर क्या लिखना पड़ेगा, ऑल मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली। ठीक है, ऑल मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली। मतलब कभी भी हमें ऐसे नहीं लिखना, कभी ऐसे हम बोल देते हैं ना, इन जनरल हम बोल देते हैं इन बातों को कि फैमिली मेंबर, लेकिन फैमिली मेंबर नहीं होता, मेंबर ऑफ फैमिली होता है। क्लियर? अब ऐसा होता क्यों है, इस चीज को हम जान लेते हैं। क्योंकि बुक्स में सिर्फ इतना ही लिखा होता है कि फैमिली मेंबर नहीं होता, मेंबर ऑफ फैमिली होता है, लेकिन ऐसा होता क्यों है। अब ये जो मान लीजिए मैंने यहां पर लिखा फैमिली मेंबर, है ना, क्या लिख दिया मैंने, फैमिली मेंबर। ठीक है, अब इसमें जो फैमिली वर्ड है, यहां पर जो हमें देखने को मिल रहा है फैमिली वर्ड, ठीक है, अब ये जो फैमिली वर्ड है और ये जो मेंबर है, ये दो अलग अलग नाउन है, एक फैमिली भी नाउन है और एक मेंबर भी नाउन है। तो ये बन जाता है हमारा कंपाउंड नाउन। जब हमारे दो नाउन मिलकर क्या बन रहे हो, एक नाउन फ्रेज बन रहे हो, तो उसको कंपाउंड नाउन की फॉर्म में कहा जाता है। क्लियर? अब होता क्या है कि जब अगर हम इनको थोड़ा सा अगर सिलॉग्स की तरह से देखें, तो ये क्या है, ये मान लीजिए आपकी फैमिली है और इसमें जो स्टार मैं बना रहा हूं ये क्या है, ये मेंबर्स है। ठीक है, तो जो मेंबर्स हैं वो इस फैमिली का ही पार्ट है ना, जो मेंबर्स हैं वो इस फैमिली का ही पार्ट है। तो जब भी ऐसा ये रिलेशन हमें देखने को मिले तो फैमिली यहां पर इसका क्या बन जाएगा, मॉडिफायर बन जाएगा। क्लियर? अगर फैमिली मॉडिफायर बन रहा है और मेंबर के साथ लिखा जा रहा है, तो जब ये दोनों एक दूसरे का पार्ट हो तो ये ऐसे लिखना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जब ये दोनों एक दूसरे का पार्ट है तो हमें क्या लिखना होगा, फैमिली मेंबर नहीं, क्या लिखेंगे हम, मेंबर ऑफ फैमिली, मेंबर ऑफ फैमिली। क्लियर? इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन अगर मैं इसकी जगह पे ये लिख दूं फैमिली डॉक्टर, अगर मैं इस तरह से लिख दूं तो क्या ये सही होगा? अगर मैं ऐसे लिख दूं फैमिली डॉक्टर, तो क्या ये सही होगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं होगा ना सही। नहीं, ये बिल्कुल सही होगा। क्यों सही होगा? क्योंकि फैमिली और डॉक्टर, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे का पार्ट नहीं है। अगर ये दोनों एक दूसरे का पार्ट नहीं है तो फिर मैं फैमिली वर्ड को एज अ मॉडिफायर ऑफ डॉक्टर यूज कर सकता हूं। ठीक है, ये जो डॉक्टर वर्ड लिखा हुआ है इसका मॉडिफायर फैमिली मैं यूज कर सकता हूं। कब यूज कर सकता हूं? जब ये दोनों एक दूसरे का पार्ट नहीं है। ये है फैमिली और ये है डॉक्टर, ये दोनों एक दूसरे का पार्ट नहीं है। अगर ये दोनों एक दूसरे का पार्ट नहीं है तो फिर क्या होगा, फिर मैं इसको एज अ मॉडिफायर यूज कर सकता हूं। ठीक है, अगर मुझे फैमिली डॉक्टर कहना हो तो वो सही है, लेकिन फैमिली मेंबर कहना सही नहीं होगा। तो इस चीज का भी आप लोग ध्यान रखेंगे। क्लियर है जी बात? चलिए, बहुत बढ़िया। अगर इतनी बात समझ में आ गई हो तो फिर हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा। मैंने कहा नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई हैव नो objection, I have no objection to cancel the program। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। I have no objection to cancel the program। ये हमारा अगला क्वेश्चन है। इसका आंसर आप मुझे एक बार देख के बताएंगे कि क्या आंसर होगा। I have no objection to cancel the program। अब यहां पर एक आपको कॉन्सेप्ट समझना होगा। कॉन्सेप्ट क्या है कि जब भी किसी प्रेपोजिशन के बाद, ठीक है, जब भी किसी प्रेपोजिशन के बाद कोई वर्ब लिखी हो, ठीक है, और वो वर्ब किसका काम कर रही हो, प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट का। क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद वर्ब्स नहीं लिखी जाती, प्रेपोजिशन के बाद या तो नाउन लिखा जाता है या तो प्रोनाउन लिखा जाता है। अगर आपने कभी ये बात नोटिस भी की होगी तो आपको पता होगा, अगर आपने नहीं की होगी तो आज ही बुक्स उठाएं अपनी या कोई भी न्यूज़पेपर उठाएं, उसमें प्रेपोजिशन देखें
तो प्रेपोजिशन के बाद आपको वर्ब्स नहीं लिखी मिलेंगी, आपको क्या लिखा मिलेगा, या तो नाउन या तो प्रनाउन। क्यों? क्योंकि प्रेपोजिशन जो होती है वो नाउन या प्रनाउन से पहले ही यूज की जाती है। क्लियर? लेकिन अगर आपको किसी फॉर्म में दिख भी रही है वहां पर वर्ब, ठीक है, किसी सेंटेंस में आपको दिख गई वर्ब की ये प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद यहां पर क्या लिखी हुई है, वर्ब लिखी हुई है। क्लियर? तब क्या करोगे आप लोग, तब आप क्या करोगे, इस वर्ब को नाउन बना दोगे। ये जो वर्ब होगी इसको नाउन फॉर्म में चेंज कर दोगे। नाउन फॉर्म में कैसे चेंज करोगे, इसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म में लिख दोगे। अब आप कहोगे कि आईएनजी फॉर्म नाउन कैसे होगी, ठीक है, तो नाउन हो सकती है आईएनजी फॉर्म जब ये किसका काम कर रही हो, नाउन का काम कर रही हो, तो इसको कहा जाता है क्या, जिरेंड। क्लियर? तो कुल मिला के आप ये बात समझ लो कि जब भी प्रेपोजिशन के बाद कोई वर्ब लिखी हो तो उस वर्ब को आप लोग क्या करोगे, उस वर्ब को आप आईएनजी फॉर्म में चेंज कर दोगे। अब यही हमें यहां पर भी देखने को मिल रहा है, आई हैव नो ऑब्जेक्शन टू, है ना। टू जो है ये क्या है, एक प्रेपोजिशन है और इसके बाद वर्ब लिखी हुई है कैंसिल, जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो हम क्या करेंगे, हम इसके बाद क्या कर देंगे, फिर लिख देंगे क्या, कैंसलिंग। क्यों? क्योंकि हम क्या करेंगे, इस जो वर्ब है इसको नाउन बना देंगे। नाउन कैसे बनाएंगे, जेरेंट फॉर्म में चेंज कर देंगे तो ये नाउन बन जाएगा। तो क्या करेंगे, आई हैव नो ऑब्जेक्शन टू कैंसलिंग द प्रोग्राम, आई हैव नो ऑब्जेक्शन टू कैंसलिंग द प्रोग्राम। आ रही बात समझ, आ रही होगी बात समझ में, है ना। आई हैव नो ऑब्जेक्शन टू कैंसलिंग द प्रोग्राम। तो यहां से भी हमें कई बार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो मैं कुछ फ्रेजेस यहां पर लिख रहा हूं, वो फ्रेजेस आप याद रखेंगे। वही फ्रेजेस जो है एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं, ठीक है, और वहीं से हमें क्वेश्चन देखने को भी मिलता है। तो मैं यहां पर कुछ फ्रेजेस यहां पर लिख देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक फ्रेज है हमारा क्या, विद अ व्यू टू, विद अ व्यू टू, लुक फॉरवर्ड टू, लुक फॉरवर्ड टू, ऑब्जेक्ट टू, फिर उसके बाद है हैव ऑब्जेक्शन टू, विद अ व्यू टू, लुक फॉरवर्ड टू, ऑब्जेक्ट टू, हैव ऑब्जेक्शन टू, ठीक है, प्रॉन टू, फिर एडिक्टेड टू, इन एडिशन टू, अकॉर्डिंग टू, averse to, devoted to, ठीक है, और averse to, devoted to, conducive to, ठीक है। ये ऐसे कुछ फ्रेजेस हैं, ठीक है, ये जो कि बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, जिनमें से जिनको मैं स्टार मार्क कर रहा हूं ये फ्रेज आपके एग्जाम में ज्यादा रिपीट होते हैं, ठीक है। ये वाले फ्रेज जो है ये ज्यादा रिपीट होते हैं जिनको मैंने स्टार मार्क किया। तो ये जब भी आपको फ्रेजेस देखने को मिले तो अगर इनके बाद तो अगर नाउन लिखा हुआ है तो सही है, लेकिन अगर नाउन नहीं लिखा हुआ, इन फ्रेजेस के बाद कोई वर्ब लिखी हुई है, तो तुरंत ही आप क्या करेंगे, उस वर्ब को जेरेंट फॉर्म में चेंज कर देंगे। जेरेंट फॉर्म का मतलब क्या हुआ कि उसको आईएनजी फॉर्म में चेंज कर देंगे। क्लियर? तो वो क्या बन जाएंगे, वो आपके जेरेंट बन जाएंगे जब भी हम किसी वर्ब को आईएनजी फॉर्म में चेंज करते हैं। यहां पर मैं लिख भी रहा हूं, क्या कर देंगे, इसको जेरेंट फॉर्म में चेंज कर देंगे। जेरेंट फॉर्म का मतलब क्या हुआ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लिखा हुआ, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है और इस कॉन्सेप्ट को आप समझ लेंगे कि क्या कॉन्सेप्ट है। अगर समझ नहीं भी आ रहा है, वैसे तो आगे होगा आपको कॉन्सेप्ट, लेकिन फिर भी मुश्किल लग रहा है, तो ये कुछ वर्ड्स मैंने लिखे हुए हैं, इन वर्ड्स को आप याद रख लेंगे। ये फ्रेजेस जो लिखे हुए इन फ्रेजेस को याद रख लेंगे। इनके बाद ही आपको क्या लिखना होगा, जेरेंट फॉर्म लिखनी होगी। क्लियर है जी बात, कोई डाउट इस बात में, है ना। जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर लिखा, मैंने क्वेश्चन यहां पर लिख रहा हूं, ठीक है, उस क्वेश्चन को आप देख लेंगे क्या है। जैसे मैंने लिखा, राम इज prone to make
मिस्टेक्स, राम इज prone टू मेक मिस्टेक्स, है ना। अब यहां पर ये एक फ्रेज आपको दिखाई दे रहा है क्या, prone टू। अब इस फ्रेज में हमें क्या देखने को मिला कि इस फ्रेज में एक प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद यहां पर क्या लिखी हुई है, वर्ब, जो कि फर्स्ट फॉर्म में लिखी हुई है। लेकिन फर्स्ट फॉर्म में हमें वर्ब नहीं लिखनी है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको आईएनजी फॉर्म में चेंज कर देंगे। तो क्या होगा, राम इज prone टू मेकिंग मिस्टेक्स, ठीक है, राम इज prone टू मेकिंग मिस्टेक्स, नॉट मेक मिस्टेक्स। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर सही। तो ये फ्रेजेस याद रख लेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखे गए हैं, तो इन फ्रेजेस को याद करना आपके लिए क्या है, बहुत जरूरी है। इसको मस्त मान के चलो कि ये करने ही करने याद, ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। एक दो बार अगर आप रिपीट कर लोगे तो आपकी कमांड में ये फ्रेजेस ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। क्लियर, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, मैंने यहां पर लिखा है क्वेश्चन कि either he has lost his sense, either he has lost his sense or wants to fool us, ठीक है, either he has lost his sense or wants to fool us। अब ये जो क्वेश्चन उठाया गया, ये क्वेश्चन है कंजंक्शन का, ठीक है। कंजंक्शन का क्वेश्चन जो है ये कोरिलेटिव कंजंक्शन से उठाया गया है। तो कोरिलेटिव कंजंक्शन किसको कहा जाता है, कोरिलेटिव कंजंक्शन कहा जाता है ऐसी कंजंक्शन को जो पेयर में यूज हुई है। जैसे इसमें हमने ईदर और का पेयर यूज किया है, ठीक है। वैसे नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, हार्डली के साथ व्हेन, हार्डली, स्कार्सली, बेयरली, इन तीनों के साथ व्हेन या बिफोर यूज करते हैं हम, ठीक है। लेस के साथ शुड यूज करेंगे, एल्स के साथ बट। एक ये लिस्ट है जो आपके कोरिलेटिव कंजंक्शन है उनकी लिस्ट है, ठीक है। उन लिस्ट को आप एक बार देख लेंगे, अगर आप ऑलरेडी उनसे अवेयर है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप उन चीजों से अवेयर नहीं है, उस लिस्ट से अवेयर नहीं है, तो एक बार आप उस लिस्ट के गो थ्रू जरूर हो लेंगे। क्लियर। तो जब भी कोरिलेटिव कंजंक्शन आए तो कोरिलेटिव कंजंक्शन को समझो कि जो कोरिलेटिव कंजंक्शन है इसका काम क्या होता है। कोरिलेटिव कंजंक्शन जो है इसका काम होता है ये सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच को कनेक्ट करती है, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं कनेक्ट्स सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच, कनेक्ट्स सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच। मतलब क्या हुआ कि ये सब्जेक्ट से सब्जेक्ट को कनेक्ट करेगी, सब्जेक्ट से सब्जेक्ट को कनेक्ट करेगी, ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट को कनेक्ट करेगी, वर्ब से वर्ब को कनेक्ट करेगी और कॉम्प्लीमेंट से कॉम्प्लीमेंट को कनेक्ट करेगी, और कॉम्प्लीमेंट से कॉम्प्लीमेंट को कनेक्ट करेगी। अब कनेक्ट करेगी का मतलब क्या है, देखिए जैसे ईदर और का पेयर है, अगर वो मान लीजिए दो सब्जेक्ट को कनेक्ट कर रहा है तो ईदर इससे पहले आएगा और इससे पहले आएगा, ठीक है। मान लो नॉट ओनली बट ऑल्सो है, नॉट ओनली बट ऑल्सो है, और वो कनेक्ट करिए दो ऑब्जेक्ट को, तो वो नॉट ओनली इससे पहले आएगा और जो बट ऑल्सो वो इससे पहले आएगा। तो इस तरह से ये कनेक्ट करेगी जो आपकी कोरिलेटिव कनेक्शन है। तो अब एक बार क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या क्वेश्चन में ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो देखिए ईदर जो है वो ही से पहले लिखा हुआ है और ही जो है वो सब्जेक्ट है। क्लियर। तो बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि और जो है वो भी सब्जेक्ट से पहले होना चाहिए था। तो यहां पर अगर हम देखें तो और तो लिखा हुआ है वांट से पहले, और वांट्स तो क्या है, एक वर्ब है। वांट्स क्या है, एक वर्ब है। तो ये तो समस्या है, ये तो गलत लिखा हुआ है ना, क्योंकि ईदर जो है वो सब्जेक्ट से पहले लिखा है, तो फिर और भी किसी दूसरे सब्जेक्ट से पहले होना चाहिए था। तो देखिए क्या यहाँ पर कोई दूसरा सब्जेक्ट है, उससे पहले लिख देते हैं हम इसे। तो अगर हम ध्यान से देखें तो इस पूरे सेंटेंस में सब्जेक्ट तो एक ही है, तो ये दो सब्जेक्ट को कैसे कनेक्ट कर सकता है, फिर तो पॉसिबल नहीं है ना। मतलब ये गलत नहीं है, गलत क्या है, ये यहां पर ये जो ईदर लिखा हुआ है, ईदर किससे पहले लिखा हुआ, सब्जेक्ट से पहले। अब और भी सब्जेक्ट से पहले आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे दो सब्जेक्ट है ही नहीं, तो हम कैसे लिखें। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ईदर का जो यूज है वो गलत किया गया, ठीक है।
तो देखते हैं कि क्या दूसरी कोई वर्ब है, जैसे और के बाद कोई वर्ब लिखी है, क्या इस सेंटेंस में कोई दूसरी वर्ब है जिससे पहले हम ईदर लिख सके। तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर ईदर से पहले एक वर्ब हमें, वांट्स के अलावा एक वर्ब हमें और देखने को मिल रही है, लॉस्ट। क्लियर। तो क्या होगा कि हम ये जो ईदर है इसको हम कहां लिख देंगे, लॉस्ट से पहले लिख देंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ये बन जाएगा, देखो मैं यहां पर लिख देता हूं इसका राइट आंसर। इसका आंसर होगा ही हैज ईदर lost his sense, he has either lost his sense or wants to fool us। क्या अब इसका यूज जो है वो सही हो गया। देखिए एक बार, ईदर जो है वो किससे, अब किससे पहले लिखा हुआ है, वर्ब से पहले, और जो है वो भी किससे पहले लिखा हुआ है, वो भी वर्ब से पहले लिखा हुआ है। क्लियर। तो अब इसका यूज जो है वो सही होगा, बिल्कुल सही हो गया। समझ रहे बात। चलो इतनी बात अगर समझ में आ गई हो तो एक क्वेश्चन मैं आपको और दे देता हूं और आप मुझे इसका आंसर बता देना, आंसर क्या होगा इसका। मैंने लिखा नॉट ओनली it will benefit us but also you। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा, इसको आप एक बार सॉल्व करके जरूर देखेंगे। नॉट ओनली इट विल बेनिफिट अस बट ऑल्सो यू। क्या कहना चाह रहा है कि ये चीज सिर्फ हमें ही नहीं फायदा देगी, तुम्हें भी फायदा देगी। ठीक है, तो ये हमारा जो क्वेश्चन है इसको एक बार आप अटेम्प्ट करके जरूर देखेंगे और अपने कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर ड्रॉप करेंगे। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व कर पाए तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर ड्रॉप करें। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं अपना कि नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैंने यहां पर लिखा कि एक, यहां पर एक क्वेश्चन लिखते हैं हम कि शायद थर्ड या फोर्थ, कौन सा क्वेश्चन है, आई थिंक फोर्थ क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये मुझे याद नहीं आ रहा है, ये फोर्थ क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन क्या है कि वी कांट मेक others to adopt our philosophy। ये क्वेश्चन है हमारा, वी कांट मेक अदर्स टू अडॉप्ट अवर फिलॉसफी। समझ रहे बात, वी कांट मेक अदर्स टू अडॉप्ट अवर फिलॉसफी। एक बार मैं इसको दोबारा से क्वेश्चन को लिख देता हूं, आई थिंक ये थोड़ा सा इलेजिबल लग रहा है मुझे। ठीक है, तो इसको दोबारा से मैं लिख देता हूं। वी कांट मेक others to adopt our philosophy। ये हमारा क्वेश्चन। ठीक है, वी कांट मेक अदर्स टू अडॉप्ट आवर फिलॉसफी। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले समझना होगा इन्फिनेटिव का कॉन्सेप्ट कि इन्फिनेटिव क्या होता है। ठीक है, अगर इन्फिनेटिव की बात करूं मैं तो इन्फिनेटिव कहा जाता है किसको, इन्फिनेटिव। ठीक है, इन्फिनेटिव किसको कहा जाता है, इन्फिनेटिव कहा जाता है 2 प्लस V1 फॉर्म को। 2 के साथ जब भी V1 फॉर्म लिखी हो और ये काम करे किसका, एक नाउन का काम करे। ठीक है, नाउन का काम करते हैं इन्फिनेटिव, या एडवर्ब्स का भी काम कर सकते हैं इन्फिनेटिव। तो इन्फिनेटिव किसको कहा जाता है कि जब भी 2 प्लस V1 फॉर्म नाउन का काम कर रही है उसको क्या कहा जाएगा, इन्फिनेटिव कहा जाएगा। क्लियर। अब इसके साथ साथ इसका एक और भाई भी है जिसका नाम होता है क्या,
बेयर इन्फिनेटिव। इसके साथ साथ इसका एक भाई भी है जिसका नाम क्या है, बेयर इन्फिनेटिव। अब जो बेयर इन्फिनेटिव है इसका मतलब क्या है, तो बेयर का मतलब समझो, बेयर इन्फिनेटिव का मतलब तुम्हें खुद ही समझ में आ जाएगा। बेयर का मतलब होता है विदाउट, ठीक है, बेयर का मतलब क्या होता है, विदाउट। तो जो इन्फिनेटिव विदाउट टू हो उसको कहा जाता है क्या, बेयर इन्फिनेटिव। क्या कहा जाएगा उसको, बेयर इन्फिनेटिव। तो V1 यानी कि V1 जो है ये बेयर इन्फिनेटिव का काम करेगी, ठीक है। तो अब यहां से आप एक चीज समझेंगे कि जब भी आपके पास ये वर्ब्स आपको देखने को मिले, जब भी ये वर्ब्स देखने को मिले, कौन कौन सी, जैसे लेट है, बिड, वॉच, सी, ठीक है, हेल्प, नोटिस, मेक, फील, एटसेट्रा। जब भी ये वर्ब्स आपको देखने को मिलेंगे, लेट, बिट, वॉच, सी, हेल्प, नोटिस, फील, मेक, बिहोल्ड, ठीक है, ये सारी वर्ब्स जब भी आपको देखने को मिलेंगी तो इनके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट लिखा हो, ठीक है, यहां से देखो, यहां से समझो, अगर इनके बाद कोई ऑब्जेक्ट लिखा हो, ठीक है, अगर इनके बाद कोई ऑब्जेक्ट लिखा हो तो उस ऑब्जेक्ट के बाद आप क्या लिख दिया करो, बेयर इन्फिनेटिव। क्या लिख दोगे, बेयर इन्फिनेटिव। कब होगा ऐसा, जब इनके बाद कोई ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। अब ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ, ऑब्जेक्ट का मतलब हुआ या तो कोई नाउन लिखा हुआ है या तो कोई प्रनाउन लिखा हुआ है, या तो कोई नाउन या तो कोई प्रनाउन लिखा हुआ है, ठीक है, उसको कहा जाता है क्या, ऑब्जेक्ट। कि जब भी ये वर्ब्स कौन कौन सी, लेट, बिड, वॉच, सी, हेल्प, नोटिस, मेक, फील, ठीक है, ये सारे ही क्या है, ये सारी वर्ब्स अपने बाद अगर ऑब्जेक्ट लेकर चल रही है तो आपको क्या करना है, इनके बाद बेयर इन्फिनेटिव लिख देना है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या हमें देखने को मिला। हमें इस क्वेश्चन में एक वर्ब देखने को मिली, मेक, है ना, जो कि यहां पर लिखी हुई है। अब इसके बाद अदर्स जो है ये क्या है, ये प्रनाउन है, यानी कि ये क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है। अगर ये प्रनाउन है तो क्या है, ये इसका ऑब्जेक्ट है। आई बात समझ में। अब हमने क्या पढ़ा कि जब भी इन वर्ब्स के बाद ऑब्जेक्ट लिखे हो तो हमें क्या लिखना है, बेयर इन्फिनेटिव। लेकिन अगर हम यहां पर देखें ध्यान से तो यहां पे तो इन्फिनेटिव लिखा हुआ है, तो क्या करेंगे, इस इन्फिनेटिव को बेयर इन्फिनेटिव बना देंगे, यानी कि विदाउट टू बना देंगे। तो टू जो है इसको यहां से उड़ा दो, खत्म, है ना। तो क्या हो जाएगा, वी कांट मेक अदर्स अडॉप्ट अवर फिलोसफी। क्या हो जाएगा, वी कांट मेक अदर्स अडॉप्ट अवर फिलोसफी। आई बात समझ में। चलिए ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो यहां पर देखिए, एक इसी तरह का आपको एक क्वेश्चन मैं और दे देता हूं, ठीक है। मैंने कहा यहां पर लिखा कि आई कांट लेट हिम टू इंटरफेयर इन माय पर्सनल अफेयर, ठीक है। आई कांट लेट हिम टू इंटरफेयर इन माय पर्सनल अफेयर। अब यहां पर क्या है, यहां पर हमें फिर से एक वर्ब देखने को मिल रही है। वैसे तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इस क्वेश्चन को जब मैं लिख रहा था उसी समय आपने इसको सॉल्व भी कर दिया होगा, ठीक है, ये मुझे पक्की उम्मीद है, क्योंकि ये कुछ ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, जस्ट हमें इसका पता होना चाहिए, ठीक है। लेकिन लेकिन आप इस चीज को याद रखेंगे कि क्वेश्चन कभी भी तो बदल सकते हैं। यहां पे लेट वर्ब आई, उसके बाद क्या है, हिम आया, ये क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है। उसके बाद हमें क्या है, टू लिखा है, और फिर क्या लिखा है, इंटरफेयर लिखा है। अब ये तो इन्फिनेटिव है, अब हमें क्या बनाना है, इसको बेयर इन्फिनेटिव, टू यहां से हटा दो। आई कांट लेट हिम इंटरफेयर इन माय पर्सनल अफेयर। आई बात समझ में, इतनी बात आपको समझ में आ गई। लेकिन यहां पर क्वेश्चन कब बदलते हैं, ये देखिए, जैसे मैंने यहां पर लिखा है क्वेश्चन कि he was he was noticed he was noticed to enter the building he was noticed to enter the building late night. He was noticed to enter the building late night.
अब यहां पर जो हमें वर्ब दिखाई दे रही है नोटिस, वो उन्हीं वर्ब्स में से जिसकी लिस्ट मैंने अभी आपको यहां पर दिखाई है, ये नोटिस है ना। अब हमने क्या कहा था कि इन वर्ब के बाद क्या लिखे हो, अगर ऑब्जेक्ट लिखे हो तो फिर बेर इंफिनिटिव लिखोगे, लेकिन इस वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं लिखा। वो किस लिए नहीं लिखा गया? वो इसलिए नहीं लिखा गया क्योंकि ये जो सेंटेंस है ये पैसिव वॉइस में लिखा है, ठीक है। तो जब भी ये वर्ब्स पैसिव वॉइस में लिखी जाएंगी तो इनके बाद इनके ऑब्जेक्ट नहीं लिखे जाते, क्लियर, क्योंकि इनके जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो सब्जेक्ट बन चुके होते हैं, समझ रहे बात। तो क्या होगा कि जब भी ये वर्ब्स, आपको जो वर्ब्स मैंने लिखी हुई है, लेट, बिड, वॉच, सी, ठीक है, सी, हेल्प, नोटिस, मेक, फील, जो भी आपकी वर्ब्स है, अगर ये पैसिव वॉइस में है तो इनके ऑब्जेक्ट नहीं होंगे। अगर इनके ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप क्या करोगे, आप इसके बाद इंफिनिटिव ही लिखोगे, ठीक है। तो यहां पर आप ये नहीं करेंगे कि टू यहां से हटा देंगे। जब भी ये पैसिव वॉइस में लिखी गई है तो फिर आप क्या करोगे, इनके बाद इंफिनिटिव ही लिखोगे, बेर इंफिनिटिव नहीं लिखोगे। तो आपको क्या करना है, ही वॉज नोटिस्ड टू एंटर द बिल्डिंग लेट नाइट। आई बात समझ में? तो यहां पर ये सही हो जाएगा। तो इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे कि जब भी ये वर्ब्स पैसिव में लिखी गई, यहां पर मैं लिख भी देता हूं कि जब भी ये वर्ब्स पैसिव वॉइस में लिखी गई, ठीक है, जब भी ये वर्ब्स क्या लिखी गई, पैसिव वॉइस में लिखी गई, तो फिर आपको क्या करना है, इन वर्ब के बाद इंफिनिटिव लिख देना। क्या लिख देना आपको, इंफिनिटिव लिख देना। क्या इंफिनिटिव का मतलब क्या हुआ, टू प्लस V1 फॉर्म, ये आपको लिख देना, ठीक है, टू प्लस V1 फॉर्म, ये वहां पर आपको लिख देनी है। समझ गए बात? चलिए बहुत बढ़िया, अगर इतनी बात समझ में आ गई आपकी तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमने लिखा है यहां पर क्वेश्चन की वी फाउंड आवर कॉन्फिडेंट स्टूडेंट्स ऑफ देयर सक्सेस। ये हमारा क्वेश्चन है, वी फाउंड अवर कॉन्फिडेंट स्टूडेंट्स ऑफ देयर सक्सेस। अब यहां पर ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या आपको देखने को मिलेगा, देखिए यहां पर जो स्टूडेंट्स है ये क्या है, एक नाउन है, ठीक है, और जो कॉन्फिडेंट है वो क्या है, वो एक एडजेक्टिव है जो कि स्टूडेंट के पहले लिखा हुआ है। इसको हम प्रेडिकेटिवली यूज करें इस एडजेक्टिव को, क्योंकि किससे पहले लिखा हुआ है, स्टूडेंट से पहले लिखा हुआ। वी फाउंड अवर कॉन्फिडेंट स्टूडेंट्स ऑफ देयर सक्सेस। अब आप देख रहे होंगे कि नाउन के बाद यहां पर एक क्या लिखी हुई है, प्रेपोजिशन लिखी हुई है, ठीक है। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिले कि किसी नाउन के बाद कोई क्या लिखी हुई है, कोई प्रेपोजिशन लिखी हुई है, तो आप एक बार क्या चेक करेंगे कि ये जो फ्रेज है ऑफ देयर सक्सेस, ठीक है, ये कहीं इस एडजेक्टिव का कॉम्प्लीमेंट तो नहीं बन रहा, ये कहीं इस एडजेक्टिव का कॉम्प्लीमेंट तो नहीं बन रहा। अब उसके एडजेक्टिव के कॉम्प्लीमेंट को आप कैसे पहचानोगे, आप एक बार स्टूडेंट को यहां से हटाकर देखो, आप ऐसे देखो कॉन्फिडेंट ऑफ देयर सक्सेस, क्या ये सही फ्रेज बन रहा है? स्टूडेंट को यहां से एक बार हटा के देखो और ऐसे देखो, क्या मैं ऐसे कहूं कॉन्फिडेंट ऑफ देयर सक्सेस, इसको छोड़ दो, सिर्फ ये देखो कॉन्फिडेंट ऑफ देयर सक्सेस, क्या ये सही होगा? क्या ऐसा लिखना सही होता है, कॉन्फिडेंट ऑफ देयर सक्सेस? बिल्कुल सही होता है। जब भी ऐसा होना तो आप क्या करोगे, तब आप क्या करोगे, ये जो कॉन्फिडेंट है, ठीक है, इसको ऑफ से पहले लिख दोगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका आंसर ये होगा, वी फाउंड आवर स्टूडेंट्स कॉन्फिडेंट ऑफ देयर सक्सेस। क्लियर? क्या करेंगे, वी फाउंड आवर स्टूडेंट्स कॉन्फिडेंट ऑफ देयर सक्सेस। चलिए, अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई तो अगला देखो, मैंने लिखा वी मेट अ रिस्पेक्टेड पर्सन इन द रूम, ठीक है, ये भी ऐसा ही कुछ पैटर्न हमें देखने को मिला। वी मेट अ रिस्पेक्टेड पर्सन इन द रूम, यहां पर भी यही देखने को मिला हमें
तो देखिए अगर मैं ऐसे लिखता हूं, यहां पर ये पर्सन जो है ये क्या है, ये नाउन है, ये पर्सन क्या है, नाउन है, और रिस्पेक्टेड क्या है, ये एडजेक्टिव है ना। अब इस नाउन के बाद भी यहां पर क्या लिखी हुई है, प्रेपोजिशन लिखी हुई है। तो हम क्या करेंगे, फिर से हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि ये जो प्रेपोजिशन है, ठीक है, इसके साथ जो नाउन लिखा हो गया है, ये जो पूरा फ्रेज जो बन रहा है, कहीं ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ एडजेक्टिव तो नहीं बन रहा। मतलब ये जो रिस्पेक्टेड एडजेक्टिव है इसका कॉम्प्लीमेंट तो नहीं है कहीं बन रहा। ठीक है, इस चीज को हम चेक करेंगे। तो इस चीज को चेक करते हुए क्या करेंगे हम, कि जो पर्सन है इसको एक मिनट के लिए यहां से छुपा लेंगे, देखेंगे रिस्पेक्टेड इन द रूम। कहीं ऐसा तो नहीं बन रहा कि वी मेट अ पर्सन रिस्पेक्टेड इन द रूम। ये तो क्या, ये तो बहुत ही एब्सर्ड मीनिंग क्रिएट कर रहे हैं, है ना। मतलब हम एक ऐसे पर्सन को मिले जो रूम के अंदर रिस्पेक्टेड था। अब जो रिस्पेक्टेड है वो तो हर जगह ही रिस्पेक्टेड है, रूम के अंदर भी और रूम के बाहर भी। तो ये कौन सी बात बन रही है कि हम एक पर्सन को मिले जो रूम के अंदर रिस्पेक्टेड था। तो ये क्या हो जाएगा फिर, ये इसका कॉम्प्लीमेंट नहीं बन पाएगा। ठीक है, कौन, ये जो इन द रूम है ये रिस्पेक्टेड का कॉम्प्लीमेंट नहीं बन पा रहा। अगर इसका कॉम्प्लीमेंट नहीं बन पा रहा तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, यानी कि इसमें कोई गलती नहीं है। ठीक है, जैसे मैंने यहां पर लिखा कि रमन is a dear student to his teachers. Raman is a dear student to his teachers. अब ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी इसी तरह से आप एक बार डील करके देखेंगे कि रमन इज अ डियर स्टूडेंट टू हिज टीचर्स। ठीक है, अब फिर से वही पैटर्न हमें देखने को मिला। स्टूडेंट क्या है यहां पर, स्टूडेंट इज अ नाउन, डियर क्या है इसका एडजेक्टिव, और टू क्या है एक प्रेपोजिशन। तो हम क्या करेंगे, देखेंगे कि टू हिज टीचर्स जो है ये डियर का कॉम्प्लीमेंट तो नहीं है, ये डियर का कॉम्प्लीमेंट तो नहीं है। तो इसको कैसे चेक करेंगे आप लोग, ऐसे इस तरह से कि रमन इज अ, ठीक है, इसको हटा दो, डियर टू हिज टीचर्स। तो क्या हम ऐसे कह सकते हैं कि रमन इज अ स्टूडेंट डियर टू हिज टीचर्स, इज इट एक्यूरेट, सही है क्या ये, हाँ जी बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि हम कहना ये चाह रहे हैं कि रमन एक ऐसा स्टूडेंट है जो अपने टीचर्स के लिए बहुत प्रिय है, डियर है। ठीक है, तो हमें कैसे लिखना चाहिए था कि रमन इज अ स्टूडेंट डियर टू हिज टीचर्स। तो ये जो है ये क्या बन पा रहा है इसका, ये बन पा रहा है कॉम्प्लीमेंट ऑफ एडजेक्टिव। क्या बन रहा है ये, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एडजेक्टिव। और यहां पर जो इन द रूम है कॉम्प्लीमेंट ऑफ एडजेक्टिव नहीं बन रहा था, तो ये बिल्कुल सही लिखा गया था। और यहां पर ऑफ देयर सक्सेस है, ये भी क्या बन रहा है, ये भी बन रहा है कॉम्प्लीमेंट ऑफ एडजेक्टिव। ठीक है, तो ये एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, जो कि एडजेक्टिव से उठाया गया क्वेश्चन है, एक अच्छे लेवल का है। ऐसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन हाँ, इस वाले जो ये जो पैटर्न है इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, एग्जाम में बहुत कम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन जैसा कि हम देख रहे हैं कि जो पंजाब के एग्जाम्स हैं वो धीरे धीरे क्या है, लेवल अप करते जा रहे हैं। चाहे वो कोई भी सेक्शन है, चाहे वो इंग्लिश है, चाहे वो जीएस है, जो लेवल है वो अप करते जा रहे हैं। यानी कि ऐसे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है कि ऐसे क्वेश्चन अब वो पूछ सकता है, क्योंकि आसान वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा हो गए। ठीक है, तो अब हो सकता है कि वो लेवल उठाए पेपर का। तो जब पेपर का लेवल उठाया जाता है तो इस तरह के क्वेश्चन को फोकस किया जाता है। क्लियर, तो आप जो है इस तरह के जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, इन पे अपनी कमांड बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए क्या हो रहा था, रमन इज अ स्टूडेंट डियर टू हिज टीचर्स, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो डियर जो है उसको टू से पहले आप लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा, रमन इज अ स्टूडेंट डियर टू हिज टीचर्स। आई बात समझ में, समझ गए होंगे आप लोग ये बात। ठीक है, अगर ये बात समझ गए, क्वेश्चन मैं आपको और दे देता हूँ, इसका आंसर आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, सोलोमन वॉज अ फेमस किंग, सोलोमन वॉज अ फेमस किंग for his justice, for his justice।
सोलोमन वॉज अ फेमस किंग फॉर हिज जस्टिस। अब आप मुझे बताएंगे कि इस क्वेश्चन में क्या गलती है। अगर गलती है तो वो भी आप मुझे जरूर बताएंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं जी सर कोई गलती नहीं है, क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल सही है, तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर देंगे कि क्वेश्चन में कोई करेक्शन की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। क्लियर। तो आज के सेशन में यही हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले थे। बाकी मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम और नए नए कॉन्सेप्ट्स जो है आप लोगों के साथ डिस्कस करते रहेंगे, और जितनी हो सके उतनी आपकी हेल्प करेंगे एग्जाम को क्रैक करवाने में। कुछ अगले आने वाले सेशंस में वोकैबुलरी भी आप लोगों के साथ डिस्कस की जाएगी, ठीक है जी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय।